हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन जंग और उसके बाद जंगबंदी के जो हालात हैं, उसमें बहुत ही गैर यकीनी हालात नजर आ रहे हैं। जंगबंदी का पहला फेज मुकम्मल हो गया, दूसरे फेज की बातचीत जरा लेट शुरू हो रही है। क्या वो अपने टाइम शेड्यूल पर चल पाएगा जिस तरह से अब से पहले प्लान किया गया था? क्या जिस तरह से इजराइल ने बीच में पिछले सैटरडे को जो 602 फिलिस्तीनी कैदी रिहा करने थे, वो रोक करके फिर 4 डेड बॉडीज उसने रिलीज करा ली हमास से, उसके क्या मानी है? क्या नेतन्याहू जंगबंदी जारी रखेंगे या किसी तरह से फिर वो जंग में चले जाएंगे? क्या कुछ हालात हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल से हालात हैं। आपने आज एक वीडियो देखी जो लेबनान बॉर्डर से है, लेबनान इजराइल बॉर्डर से, जहां 2-3 बड़े जर्नलिस्ट जिनको मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, एक ईरान से मोहम्मद मरानी और ब्राजील से पेपे एस्कोबार और लेबनान से जैनब अल सफ़ार, ये तीनों बॉर्डर एरिया पर थी और उनकी तरफ इजरायली फौजियों ने बाकायदा बंदूक तान दी दूर से ही खड़े होकर के। तो इस किस्म के जो फ्रेजाइल हालात हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है? क्या यूक्रेन जंग बंद होने वाली है जल्दी? क्या ट्रंप का गाजा और यूक्रेन का प्लान एक जैसा है या वो जंग जारी रखना चाहेंगे? ये बहुत सवालात हैं जिन पर हमारे आपके जहन में ये सवालात दौड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और खबरों को फॉलो करते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार। वालेकुम सलाम। आप ये बताइए कि क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? ये जंगबंदी चलेगी या बीच में फिर जंग शुरू होगी? क्या नेतन्याहू जंग शुरू करने की हालत में है? उन फैमिलीज का जो दबाव है, जो कैप्टिव्स हैं, उनका दबाव मुसलसल है। ट्रंप भी कहने के लिए कहते हैं कि वो भी जंग बंद करना। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, एक्चुअली ये जो है सीज फायर हुआ था, लग रहा था इसके ये जो 3 स्टेजेस उन्होंने कहा किए थे, उस वक्त फोर्स किया गया नेतन्याहू को कि ये एक्सेप्ट कीजिए। तो हालांकि यही वो सीज फायर का प्रपोजल था तो जो उसको जुलाई में दिया गया, लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं माना। अब की बार इंटरवीन किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और फाइनली इसको मानना पड़ा। लेकिन ट्रंप का जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, जो इसका स्टैंड रहता है, ये सैंड ड्यून्स की तरफ बदलता रहता है, जिससे अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। एक तरफ उसने पहले कहा कि वो जंग खत्म चाहे कहीं भी हो वो उसको बंद करना चाहता है, लेकिन जो इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद जो इसने एक्शंस किए, जो इसने बयानात दिए, उसने सारी दुनिया में कंफ्यूजन फैलाया गया। हर तरफ ये जो है अफरा तफरी फैल गई है, जिसकी वजह से पहले ही गाजा और जो फलस्तीन का मसला जो है, इस पहले ही वो पिछले 2-3 सालों से इस मुश्किलात का सामना कर रहे थे। अब उसकी नई पॉलिसी की वजह से मजीद कंफ्यूजन हुआ। जंग चलेगी, सीज़फायर कंटिन्यू होगा, इसका क्या प्लान होगा? अगर आपने देखा, आज ही उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वीडियो जनरेट किया जिसमें इसने अपने आप को और नेतन्याहू को एक दिखा रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं, जिसका उसका विजन था कि गाजा को एक रिवेरा बनाया जाएगा, स्पॉट बनाया जाए वहाँ पर एंजॉय करने के लिए। इसी तरीके से इसकी जो पॉलिसी है, हर एक जगह आप देखिए, यूक्रेन जंग में इसने अपने इतिहादियों को छोड़कर रूस के साथ वोट किया और इस वोट में इजराइल भी बराबर शामिल था। इजराइल था, इटली था, हंगरी था, जो इसके इतिहादी माने जाते हैं। अब नेतन्याहू का सारा कुछ दरमदार जो है वो खुद खुश नहीं है, ये अब आया हो गया। उसको जो वो कहेगा उससे वो मानना पड़ेगा। और अभी तक जो है इस सिलसिले में कोई जो है क्लैरिटी नहीं है। हालांकि आज जो है इजराइल ने कंफर्म किया है कि जो
बॉडीज ये वो रीके है, इसमें से एक फ्रांस की भी है जिसको उन्होंने हैंड ओवर किया और आइडेंटिफाई किया है। अभी तक तो हालांकि बीच में उन्होंने प्रॉब्लम्स की, लेकिन ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं की। देखना ये जो है, जो सेकंड फेज जो है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि एक जो प्रपोजल ट्रंप ने दिया था कि ये जो गाजा का एरिया है इसको खाली किया जाए और वहाँ के लोगों को इजिप्ट या जॉर्डन में इनको सेटल किया जाए, उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया। न सिर्फ अरब कंट्रीज ने बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी इसमें अपनी आउटरेज दिखाई है। मसला अब ये जो हो रहा है, अब ये क्या करते हैं, गाजा के बजाय इन्होंने फोकस किया है वेस्ट बैंक की तरफ। अब आए दिन वहां पर जो है हमले कर रहे हैं, टैंक्स भेजे हैं वहां पर। कुछ इलाकों में अभी तक 54,000 पीपल जो फलस्तीनियंस है, खासकर जनीन कैंप में है या उसके इर्द गिर्द शुमाली वेस्ट बैंक में है, उन से लोग डिस्प्लेस हुए हैं इन दिनों में। अगर यही रहा है, वो एक इसका जो हिस्सा है फलस्तीन को, उसको छोड़कर जो है उसके बाद जो है उसको फोकस नहीं इतना करते हैं, अब वेस्ट बैंक की तरह कर रहे हैं। क्या उनका क्या प्लान है? क्या वो गाजा और वेस्ट बैंक को अल्टीमेटली खाना चाहे, उसको पूरी तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं? बहुत सारे इलाके उन्होंने सेटलमेंट्स किए हैं, वहाँ लोगों को बसाया है। यहाँ भी कोशिश, गाजा में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से जब से ट्रंप आया है, नेतान्याहू एम्बोल्डन हो गया है। उसमें नई जान आई थी, जो उसको आउटसाइड इंटरनेशनल कम्युनिटी में और जो विद इन द कंट्री उसको जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, इसकी वजह से वो परेशान था। और इसके ऊपर जो केस चल रहा है, जो उसकी भी सुनवाई हो रही है, जिससे भी वो नहीं चाहता है कि वो उसमें भी उसके जो आदमी ने बहुत किस्म के जो है रेस्ट्रिक्शंस कायम, रेस्ट्रिक्शन वो कहता है इसको जो है, इसको फिलहाल आए दिन इसको जो बुलाते हैं इसको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको फिलहाल उनको काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। ये चीज़ें सारे जो हम देखते हैं उसके बाद ही हम बता सकेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी है, कोई ये जो क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है कि गाजा के सिचुएशन, ये जो वेस्ट बैंक है वो क्या नवीयत रहेगी इसकी। जी जी, शेख मंजूर साहब आपने दो तीन चीजें कही। एक तो ये कि नेतन्याहू खुद कुछ नहीं है, ट्रंप के आने के बाद वो और अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो गाजा का जो डेवलपमेंट प्लान जो ट्रंप ने पेश किया था, उसके सिलसिले में वो एक बार उन्होंने बयान दिया कि हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम ले लेंगे, फिर या इजराइल दे देगा हमें, फिर बाद में कहा कि नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। अब कल उनके नुमाइंदे ने, विटकॉफ ने, एक बार फिर कहा है कि गाजा के डेवलपमेंट के लिए डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स वगैरह की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और हमास के लोग, जिहाद इस्लामी के लोग वहां से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपने बताया कि एक वीडियो भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहां तफरी करते हुए दिखा दी, तो इससे तो और मुश्किल बढ़ेगी। किस तरह से क्या देखिए, ये जो है ट्रंप के, अभी हाल ही में मैं देख रहा था कुछ अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स है वो दिखा रहे थे, ये कहते हैं ये बुलिंग टैक्टिक्स चला रहा है, ये हिट एंड रन जिसे कहते हैं। इसमें ये लोग कहते हैं, इसको कहते हैं मैडमैन पॉलिसी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रिचर्ड निक्सन था, उसने ये शुरू की थी कि पहले लोगों को डराओ, उससे उनको ये एहसास दो कि वो घबरा जाएंगे और इसमें कोई रिएक्शन देते हैं। जैसे आपने देखा, आते ही उसने कहा कि मैं पानामा कैनल को ये करूंगा, कनाडा खाऊंगा, मर्ज करूंगा, फलानी को ये करूंगा, गाजा को ये रिवेरा बनाऊंगा। इस पॉलिसी से जो छोटे छोटे ममालिक होते हैं वो डरते भी हैं, कुछ कंसेशंस देते हैं,
लेकिन उस वक्त और आज के जमाने में ये डिफरेंस है, उस वक्त दो पावर ब्लॉक्स थे, एक था रशियन ब्लॉक, दूसरा था अमेरिकन ब्लॉक। बदकिस्मती क्या हुई, जब द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन जो 90s में हुआ, इसकी वजह से यूनिपोलर वर्ल्ड ही हुआ, जिसमें अमेरिका की डोमिनेंस रही, न सिर्फ मिलिट्री डोमिनेंस, इसके अलावा इकोनॉमिक डोमिनेंस। आप नहीं देखते थे, आप एक तरफ आप देखते हैं उन पर लगाया, दूसरे को कहते हैं मैं टैरिफ लगाऊंगा, तीसरे को कहते हैं मैं कल कहा कि इमिग्रेंट उसको $5 मिलियन जो गए उसको मैं गोल्ड कार्ड दूंगा, तीसरे को कहते हैं आप इनको वापस लो। कनाडा उसका जो मैक्सिको का जो है उसको चेंज किया। ये हर एक चीज जो है ये ऐसे डायरेक्शन, इतने मिसाइल फेंकता है, इतने हर तरफ से यानी कि अफरा तफरी फैलाता है, तो जिससे ना कंफ्यूजन हर एक जगह पैदा होता है। अच्छा, इस कंफ्यूजन के बीच में, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका, देखिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज होने की बात ट्रंप के आने से पहले ही हो रही थी। अब ट्रंप ने रूस से बात की और अब बाकायदा समिट होने की तैयारी है। सऊदी अरब में पहली मीटिंग हो चुकी फॉरेन मिनिस्टर्स की। उधर वो कहता है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वंस म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन लीडर्स से कि हमारा ना चीन दुश्मन है ना रूस दुश्मन है, बल्कि यूरोप में अंदर ही सिस्टम की खराबी है। तो क्या वो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात जो अगेंस्ट अमेरिका बनने की तैयारी एक तरह से थी, यूक्रेन और गाजा वॉर में जो हालत खराब हुई है, क्या वो वाला रास्ता कुछ आसान हो जाएगा ट्रंप के इस पागलपन वाली पॉलिसी पर चलने से? देखिए, इससे एक चीज ये हुआ है जो उसके क्लोज अलाइज है। अब की बार आप देखिए, ट्रंप जो इसके एडवर्सरीज थे, एनिमी जो यूएस के माने जाते थे, जैसे रशिया था, चाइना था, ईरान था या नॉर्थ कोरिया था, जिसको उसने पहले फर्स्ट जो टेनर में सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं जो इन इश्यूज पर ज्यादा ले, अब की बार इसने अपने अलाइज को ही टारगेट शुरू किया, हर एक को किया। नाटो पर ज़ेलेंस्की को कहा कि नाटो के मेंबर बनने की क्या जरूरत है, उसका यहां तक किया कि कहा गया कि जो रशिया ने टेरिटरी ऑक्यूपाई की है ये आपको देनी पड़ेगी उनको। समझो तो वो सब लड़ाई तो यही थी ना कि ये जो है वार कब का खत्म हुआ होता है। रशिया ये जो सीज फायर कहता है जहां पर वो है तो वो वहां का ही है। अब वो मानने को अब ये जो है, इसलिए सारा पैनिक ज्यादा है, अलाइज थे उनमें ज्यादा पैनिक हुआ है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता ही इस नई सिचुएशन में जिसको एक डोमिनेंट फोर्स था, या चाहे वो नेटो का था या वेस्टर्न अलाइज का जो मेजर लीडर था, वो लीडर ही शिफ्ट कर रहा है। इससे उनको पता नहीं आता है। उन्होंने 2 कॉन्फ्रेंसेस किए, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने 2 कॉन्फ्रेंसेस किए। अभी उसमें भी कुछ लोग जो है, जो अलाइज है, यूएस के बहुत क्लोज अलाइज है, वो उसको साथ नहीं दे रहे हैं इसमें। एक तो वो कहते हैं अपने स्पेंडिंग, डिफेंस जो है स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, दूसरा उनको समझ नहीं आता है कि अमेरिका के बगैर वो कैसे इसको हैंडल करेंगे इस इशू को। ये एक बड़ा इशू, इसके ऊपर उसने कहा अगर यूरोपियन अलाइज भी है उनको भी मैं टैरिफ लगाऊंगा। एक तरफ से उनमें खलबली मच गई, यानी एक तरह से दोस्तों को ही दुश्मन बना लिया और दुश्मनों को दोस्त बना लिया। तो मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होगा, वो तो इसी का मतलब तो यही होगा ना, जो दोस्त है वो ग्रेजुअली तो होगा। देखिए, अब इसका दूसरा चीज है, ये सही भी कहता है किसी सारा कुछ जो है, जो उन्होंने भी तबाही की, ये नहीं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी बाइडेन की, उसने सबसे बड़ी तबाही उसने गाजा की जंग में की। एटलीस्ट इसका आपको यह है, क्लियर है इसकी पोजीशन, ये मैं करूंगा, चाहे करे या न करे, लेकिन सामने ये कहता है। वो पीछे से कुछ और, उनका यही रेजोल्यूशन जो पास भी किया यूनाइटेड नेशन में, यूएस ने प्रपोज किया और इसी को एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। ये दिखा रहा है उनकी डुप्लिसिटी कितनी थी। लेकिन इसका क्या हुआ, जब एक गाजा वार का सबसे ज्यादा फायदा रशिया को हुआ,
ये हमें इस तरीके से भी देखना चाहते हैं। जो सारे अमेरिका और जो नाटो कंट्रीज थे, यूरोपियन यूनियन के जो लोग थे, वो सारा फोकस इनका जो था वो रशिया को डिफीट करने में लगा था। सारा जो है मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड, बिग पैकेजेस उन्होंने यूक्रेन को दिया, यहाँ तक कि लेटेस्ट मिसाइल्स और जो एयरक्राफ्ट भी दिए थे उसको इस्तेमाल। फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी सुपीरियर थी तो वो इसको टारगेट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जब गाजा वार हुआ, अमेरिका और वेस्टर्न एलाइज की जो प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई यूक्रेन से लेकर अब जहां उन्होंने सारी जो है तवानाई नेतान्याहू के पीछे लगाई, और जिसकी वजह से ये पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए कि वो 15 महीने तक लड़ सकता था। जैसे हालात थे, जिस तरीके से उनको मज़ामत का सामना करना, लेकिन जिस तरीके कंटिन्यूसली अभी आप देखिए, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी $8 बिलियन का जो है एड इजराइल को दिए। इससे पहले तकरीबन 35-40 बिलियन डॉलर का एड जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, ब्रिटेन ने दिया, फ्रांस जर्मनी ने दिया, दूसरा आर्म्स एंड एम्युनिशन दिया। सारा को शिपमेंट्स तक भेजे गए उनको, जो गोला बारूद के जो शिपमेंट्स भेजे गए, जिससे उनको वो किसी हद तक सस्टेन करे। और जो कंटिन्यूसली बॉम्बिंग वो कर रहे थे, उनके पास बीच में जो पाज लगाया था उनके लिए परेशानी हुई। और उस दौरान रशिया को ये टाइम मिला कि वो जो उसको लॉसेस बीच में हुआ था उसको कंसोलिडेट करने में टाइम मिला, और वो फिर एक बार फिर आगे पहुंची। एक चीज अब अमेरिका को समझ में आया है कि अगर उनका एड, यूरोपियन यूनियन वाले यूक्रेन को मदद नहीं करते, ये जंग कब की खत्म होती। लेकिन वो कहता है किस लिए हम कर रहे हैं। ये भी प्रोवोकेटिव था कि इसने नाटो में मेंबरशिप चाहता था ताकि वो रशिया के आंगन तक पहुंच जाता। ये सारी चीजें जो है, लेकिन अल्टीमेटली इससे अब दूरियां पैदा हो गई है। यूरोपियन को ये अब लगा है कि उनको अपनी लड़ाई ऑन देयर ओन दे हैव टू फाइट, दे डोंट हैव टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन यूएस फॉर ऑलवेज। उसने और वैसे भी यूरोप में कई मुल्कों में प्रो रशिया हुकूमतें बन रही हैं, इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो वो हालात, यानी अगर अमेरिका इनके सर से पेट्रोनेज का हाथ हटा लेता है तो रूस के नजदीक जाने के इनके इम्कान ज्यादा हैं, क्योंकि गैस की सप्लाई है और कई चीजें हैं। तो खैर, अब मैं चलना चाहता हूँ लेबनान। जी, आप देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर आप देखें, पहले था ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप तो टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया रहा, सोवियत यूनियन, जिसमें था पोलैंड था या दूसरे कंट्रीज जो थे, हंगरी था, पोलैंड था, इनफैक्ट सोमेसो यूगोस्लाविया था, या अल्बानिया था, ये सारे जो कंट्री, ईस्ट जर्मनी था, ये सारे कंट्रीज उसके साथ है। ये आफ्टर ये जो हुआ, ये कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, इनमें से बहुत सारे जो कंट्रीज है, एक तो स्प्लिट हो गया जो सोवियत, जिससे ये यूक्रेन और दूसरे कंट्रीज जॉर्जिया वर्जिया बन गए, ये आ गए अब इनके फोल्ड में आए। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे बेलारूस पहले से ही रहा है रशिया का एलाइज। इसमें ये चेंज तो आई है, लेकिन इस चेंज का हमें देखना, अब उसका एक चीज फायदा हुआ है। आप देखिए, इस वक्त ट्रंप चाइना के साथ, जो पिछली बार हमने देखा पहले टर्म में, वो ज्यादा चाइना को फोकस कर रहा था, अब की बार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो समझता है चाइना इज ए बिग मंडी, जिसे हम कहते हैं ट्रेड पार्टनर। ट्रेड भी है, $650 बिलियन का ट्रेड है बिटवीन टू कंट्रीज, जिसमें तकरीबन $500 बिलियन सिर्फ चाइना का है। अभी कोई एक्सपर्ट कह रहा था चाइना को, ये देखिए क्या होती है, कंट्रीज कैसे ऑपरेट करते हैं। चाइना को ये लग रहा था कि शायद ट्रंप पावर में आ जाएगा और ये ट्रेड जो पॉलिसीज पर ये सख्त अप्रोच अडॉप्ट करेगा। इस सिलसिले में उन्होंने पहले से ही 1 साल का जो है इंपोर्ट जो था ज्यादा लिया यूएस से, ताकि उस वक्त जो था
कस्टम ड्यूटी या टैरिफ जो है वो कम कीमत पर मिलेगा या एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से चाइना को इस वक्त सरप्लस $1 ट्रिलियन का ट्रेड रहा। अभी आप देखिए इंडिया भी, हालांकि इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, 2 दिन पहले न्यूज आई है चाइना ने जनवरी तक $101 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ट्रेड इंपॉर्टेंट बन गया है, इतनी मिलिट्री इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, इसलिए यही फोकस है अमेरिका का। मसलन वो क्या कहता है इंडिया को, वो कहता है मुझसे ऑयल लो, वहां से लो क्रूड ऑयल। आप देखिए वहां से 10,000 किलोमीटर से एक ऑयल टैंकर आ जाएगा, एक तो यहाँ 1,500 किलोमीटर से आ जाएगा। कितने इसमें जो है उसमें इंश्योरेंस है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टैरिफ कितना लगेगा उसमें, और यहाँ से अगर ईरान से आ जाएगा, रशिया से आ जाएगा तो बहुत सस्ता पड़े, लेकिन कंपल्शन है। वो एक अजीब, एक दादागिरी जैसी हालत है, जैसा हम चाहते हैं वैसा करो। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं वापस वेस्ट एशिया की तरफ। अभी पिछले हफ्ते लेबनान में बैरूत में जो कुछ हुआ, जिस तरह से 2 बड़े जो उनके लीडर्स की तदफीन में बहुत बड़ी तादाद में लोग दुनिया भर से आए, और उस दौरान इजराइल ने अपने जंगी जहाजों की सोर्टी बिल्कुल कम ऊंचाई पर यानी खौफजदा करने के लिए की। तो वहां के जो तस्वीरें आई, जो विजुअल्स आए, जो कवरेज आई, उससे आपको क्या लगता है रेजिस्टेंस के हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए 2 चीजें हैं जो मैं पहले से ही कहता हूँ, रेजिस्टेंस वीक हो सकती है लेकिन खत्म नहीं होती है। ये मैं पहले भी कहा, अगर आप जब ये हुआ, ये इसमें एक फेज आता है जब वो अंडर प्रेशर आते हैं, लेकिन जो मूवमेंट जो होती है वो सेंटिमेंट से जुड़ी जाती है। उसमें मसलन आप कोई भी ट्रंप कुछ भी कहे कि पैलेस्टीनियंस को आप गाजा खाली करो, वेस्ट बैंक खाली करो, वो कहाँ जाएंगे, वो क्यों जाएंगे? एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है लैंड के साथ, वो नहीं चलता। उसके लिए अगर उनको अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़ती है, जैसे उन्होंने किया, अभी तक किया, 60-65 हजार लोग जो मर गए ऑफिशियली जो कहते हैं, इसके अलावा कितने और मरे होंगे तो इसका पता ही नहीं है। 1.5-2 लाख जख्मी हो, वो क्यों मानेंगे? ये एक मसला है जिसको ये, और रेजिस्टेंस तभी जन्म लेती है जब सप्रेशन ज्यादा आता है। आपने कहीं देखा जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पर लोगों को फ्रीडम है, वहां पर रेजिस्टेंस मूवमेंट फलती फूलती नहीं है, वहां पर होती ही नहीं है पहले। एनी कंट्री जहां पर सप्रेशन होता है, जहां पर उनके हुकूकों को पामाल किया जाता है, सलब किया जाता है, वहां ही ये जन्म लेती है। अब ये है कितनी स्ट्रांग है। अभी जैसे हमने कहा था हिजबुल्लाह था या हमस था या इस्लामी जहाद है या कोई और ग्रुप था, ओवर द इयर्स दे बिकेम वेरी स्ट्रांग। लेकिन ये भी है एक हकीकत कि पिछले 1 साल के दौरान जो खासकर जो हिजबुल्लाह पर जो वो अटैक रहा, साइबर अटैक ही एक किस्म का जो रहा, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें इनके बड़े बड़े जो है उनके रहनुमा मारे गए, इससे एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम बहुत तरीके से, बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। इसी तरह जो प्रोलॉन्ग्ड वार चला, 15 महीने चला हमस में, ये नहीं एक ऑर्गेनाइज, एक 300-350 किलोमीटर का एक स्ट्रिप है, उसमें यानी कि उन्होंने 15 महीने तक, हालांकि 3 बार फ्रॉम बॉर्डर से लेकर रफा बॉर्डर तक या दूसरे बॉर्डर तक इजराइल ने 10 बार वो ऊपर नीचे गए होंगे। दे कुड नॉट इवन, जो अभी तक ये हैंड ओवर जो हो रहा है, दे कुड नॉट लोकेट देम, होस्टेज उसको लोकेट नहीं कर सके। ये एक किस्म के रेजिलेंस दिखाता है कि वो अभी भी एक्टिव है, अभी भी ये है। हालांकि उनके लीडरशिप में भी बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम थे वो हलाक हुए, कुछ लोगों को बाहर हलाक किया गया, उन पर टारगेट किया गया ईरान में, कुछ वहां मारे गए, बहुत सारे उनके शहीद भी हुए इस मामले में। लेकिन मामला तो चलता रहता है, इसमें ये जो है कमी पीछे आती है, रेजिस्टेंस खत्म नहीं होती, कमजोर होती है। अब अगर देखिए यही ट्रंप का जो प्रपोजल है, जो ये कहता है इनको निकाल देंगे,
सारा वेस्ट एशिया को है आग लग जाएगी। ये नहीं, इट विल नॉट रिमेन कन्फाइंड टू ओनली गाजा एंड अदर पार्ट्स। सारा भी चाहे जो भी कंट्री इसको एक्सेप्ट करेगी उसके लिए ये वबाली जान बनेगा। यानी ये जो अरब हुकूमतें हैं जो इजराइल के साथ उनके लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्यों नहीं आ जाएगी। पहली बार सऊदी अरब ने उनको अकल की बात कही, कहा अगर इतना आपको इनका यह है तो अलास्का में इनको रखिए, अलास्का में रखिए। तो वो इलाका है। और उधर से भी जवाब आ गया कि सऊदी अरब में कर लीजिए आप। ये भी पहले उसने यही कहा सऊदी अरब, वो तो नेतान्याहू ने कहा। और फिर ये कहता है, ट्रंप कहता है इनको कि बसे जॉर्डन और इजिप्ट में इनके लिए पैसे देगा सऊदी अरब। क्यों दे, किस लिए दे? यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर के तबाह करें और उसे दोबारा बनाने का खर्चा दें अरब मुल्क। अच्छा, फिर चेंज कर रहा है, फिर कहता नहीं मैं ये रिबिल्ड कर रहा हूं, मैं सबों को नहीं कहता हूं मैं वहां से जाने के लिए। ये जो है ना, ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन करता है। ये जो दूसरा ओपोनेंट है इसको भी समझ में नहीं आता हाउ टू रिएक्ट टू दिस प्रपोजल। एक चीज समझता है, दूसरा अच्छा देखिए ऑलरेडी जॉर्डन में तकरीबन 25-26 लाख ऑलरेडी है। अगर जॉर्डन की टोटल पॉपुलेशन माना जाए उसमें 20-25% तो यही लोग हैं। बिल्कुल। सीरिया में है, लेबनान में है, जो मेजर ये है। 2 लाख कहते हैं कि इजिप्ट में हो गए जब से ये वार शुरू हुआ है। तो वहाँ उनके पास, जॉर्डन तो वैसे भी लेबनान की इकोनॉमी तो तबाह है, कई दहाइयों से तबाह है। जॉर्डन की इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन उसको ये जो यूएस एड देता है जिसकी वजह से वो ये है। वहाँ भी इंटरनल डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो रॉयल फैमिली में आपको पता है 1 साल पहले कितना हंगामा हुआ, क्राउन प्रिंस ने कितनी प्रॉब्लम शुरू की। लेबनान में अभी तक जो बीच में गवर्नमेंट फ्रेजाइल गवर्नमेंट रही। अच्छा, सीरिया के बारे में अब आपका क्या अंदाजा है? सीरिया के जो प्रेसिडेंट जो नए बने हैं, अहमद अल शरा जिनका नाम नया बताया गया है, वो अरब लीग में उनको इनवाइट किया गया है। उन्होंने जॉर्डन के बादशाह से भी मुलाकात की है। और इजराइल, सीरिया के अंदर इजराइल के खिलाफ हमले शुरू हो चुके हैं, पुनेत्रा वगैरह में। अभी इजराइल ने फिर वहां पर हमला किया और ये कहा कि हम हर खतरे को खत्म करेंगे। तो किस तरफ जा रहा है? देखिए, कल परसों मैं कहीं गया था जहां पर एक सीरियन जो था यहाँ पर काम कर रहा था, उसे मैं ऐसे ही पूछ रहा था। वो कहता है सिचुएशन ये है कि जो इजराइल ज्यादा से ज्यादा इलाके पर काबिज हो गया है और ये जो नई हुकूमत है ये कुछ कर ही नहीं सकती। हालांकि उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी, नेशनल रिकन्सिलिएशन के लिए एक मीटिंग भी बुलाई थी, उसमें मुख्तलिफ है। अल्टीमेटली ये जो है, आप अरब लीग ज्वाइन करो, आप कोई और यूनियन ज्वाइन करो, सीरिया के लोगों के लिए क्या आपके पास एजेंडा है वो इम्पॉर्टेंट है। जो गोलान हाइट्स है जो ऑक्यूपाई किया है जब से बशरुल असद की हुकूमत गई है, उसके बाद जो इलाका इजराइल ने फोर्सबली ऑक्यूपाई किया है, इसको आप कैसे वकेट करेंगे? जो आपके कुर्द इलाके हैं जहाँ पर अभी भी अनरेस्ट है और उसमें जो है अभी ये पूरी तरीके, इस पर कहाँ, और जो वहाँ की माइनॉरिटीज है उनके कैसे एडजस्ट करोगे? ये इसके लिए बड़ा चैलेंज है। इससे पहले ये सऊदी अरब गया, वहाँ के क्राउन प्रिंस से भी मिला, लेकिन मिलाने से अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये देखना इसको कौन सस्टेन कर रहा है। सस्टेन जॉर्डन के साथ क्या करेगा ये? जॉर्डन मुलाकात तो करे, मुलाकात तो दस्यों से करे, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या है? क्या वेदर दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द रीजन और नॉट? That is important. Unity of Syria is more important. इस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए क्या स्टेप्स इसने लिए हैं? पिछले दिनों यूरोप की एक मैगजीन है क्रेडल, उसने बाकायदा एक रिपोर्ट किया था, एक मैप बताया था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री सीरिया की उसने नया मैप जारी किया है जिसमें गोलान हाइट्स मौजूद नहीं है और तुर्की का कब्जा किया हुआ अलेक्जेंड्रेट्रा वो इलाका भी उसमें मौजूद नहीं है। तो ये तो एक तरह से
इजराइल के साथ या इजराइल को फैसिलिटेट करने वाला काम करने वाली सरकार नजर आ रही है। आपने वो नक्शा देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जो है अगर ऐसा नक्शा आया है, इनको रजिस्टर करना चाहिए था, प्रोटेस्ट एटलीस्ट करते उनको कहते कि ये नहीं हमारा ये नक्शा। जैसे कहीं भी किसी भी टाइम कोई इलाका दिखाई देते हैं, कोई कंपनी गूगल वाले दिखाते हैं कि ये इलाका जो है डिस्प्यूटेड एरिया को ये सीरिया की सरकार की इंटीरियर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने जारी किया है, तो उसको सह करना चाहे तो उसको जिसने ये बनाया है, या क्या उसको अप्रूवल साथ था? अगर या तो लीडरशिप का अप्रूवल साथ था तो उसकी तो फिर ये माना जाएगा कि अल्टीमेटली दे हैव कंसीडर्ड दिस टेरिटरी टू इजराइल या टर्की या किसी और को। ये जो है अभी इनके पास, अच्छा वो जो है कोई मूवमेंट भी नहीं है, कुछ बातें भी नहीं आ रही है, टोटल जो है सिस्टम है जो इसके बारे में अभी ज़्यादा ये बातें भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप को जो हुकूमत में एंट्रेंच करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गेम प्लान नहीं है। अभी कहते हैं 3 या 4 साल के बाद इलेक्शन का प्रोसेस हो जाए। इतना क्यों है इसमें? क्या इतना बड़ा क्या है? 1 साल में भी वो कर सकते हैं सारे सिस्टम को अगर करना चाहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिबिल्डिंग के लिए दोज सीरियंस हु हैव लेफ्ट देयर कंट्री, हाउ दे आर गोइंग टू कम बैक एंड गेट सेटल्ड हियर, उनके लिए क्या प्लान है? ये मेजर इश्यूज है जब तक वो उस पर नहीं गए। लेकिन हाल ही में ये जो है रशिया के कोई डेलीगेशन भी वहाँ गया, उनकी शायद वहाँ पर बेसिस भी थे, उनको वो बेसिस बाय एंड लार्ज सेफ रहे हैं। क्या वो रशियन बेसिस वहाँ से वकेट करेंगे, या ईरान का जो प्रेजेंस थी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था ईरान का इस एरिया में, ये भी देखना है। उसके साथ अगली हुकूमत जो है क्या रवैया रखेगी, क्योंकि ईरान की प्रेजेंस इस रीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर लीबिया, लेबनान, सीरिया, हिजबुल्ला, ये सारे जो है ये इस रीजन में अगर उनका प्रेजेंस रहेगा, ये इजराइल के लिए कांस्टेंट एक रहता है, उनको अनईज रहते हैं वो इस सिचुएशन से। और सर ईरान के और हिजबुल्ला के बारे में तो अहमद अल शरा उन्हें दुश्मन के तौर पर वो कह चुके, और उन्होंने इस हद तक भी कहा कि अब इजराइल के पास यहाँ हमला करने की कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर ईरान और हिजबुल्ला मौजूद नहीं है। यानी जो इजराइल के दुश्मन है ईरान और हिजबुल्ला, वही HTS के दुश्मन हैं, हयात तहरीर अल शाम के। वो बात उनके जबान से कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन आने वाला वक्त किस तरफ जाएगा, क्या हालात बनेंगे? आपने कहा कि उनके पास प्लान क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए, अभी तक वो प्लान सामने नहीं आ रहा है। किसी ने पैसा भी नहीं दिया, किसी ने कोई पैकेज भी नहीं दिया, एड भी नहीं दिया। इस हुकूमत को जो चाहिए सबसे बड़ी मैसिव इकोनॉमिक एड चाहिए। हाँ, ये है कि जो पर्सनली अहमद के बारे में जो लगाया था, बैन लगाया था, इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, इसको विड्रा किया गया, वही एक है। इसके लिए पर्सनल वो है सकता है, इसके लिए पर्सनल वो एक अचीवमेंट है। लेकिन कंट्री के रिबिल्डिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो कुछ है, या वहाँ के लोगों को यूनाइटेड रखने के लिए, यूनिटी फॉर्म करने के लिए, हारमोनी रखने के लिए कोई प्लान इसके पास नहीं है। अगर ऐसा ही रहेगा अनसर्टिनिटी बढ़ जाएगी, और जो ये गवर्नमेंट है इसी तरीके से 1-1, 2-2, 10-10 किलोमीटर लेकर अगर इजराइल आगे बढ़ेगा, ये वहाँ के लोग खुद इससे बेजार हो जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। वो कुछ इशारे भी मिलने लगे, कुनैत्रा वगैरह में इजराइली फौजियों के खिलाफ हमला भी हुआ है, और एक रेजिस्टेंस है जो HTS और इजराइल दोनों के खिलाफ लड़ने की बात कर रही है। उनके कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।